डिटेल लेता है। आज तो सवाल ये पैदा भाई, जैसा कि अभी आपने फरमाया कि जैसे हमारे यहाँ गैर कानूनी डीजल आ रहा है लेकिन हमारा काम चल रहा है ना, तो जब आ रहा है तो इसके मतलब काम चल रहा है। ये तो एक अलग बहस है कि जब अगर पाबंदी लग गई तो गैर कानूनी हो गया, पाबंदी नहीं लगी तो इम्पोर्ट हो गया, यही है ना। तो ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ईरान एज ए नेशन एक बड़ी नेशन है और उसके फैसले को पूरी दुनिया में अहमियत दी जाती है। अगर अमेरिकन या यूनाइटेड नेशन भी उन पे लगाते हैं सैंक्शन, तो अगर एक तरफ ये मान लें कि उन पे सैंक्शन लगाए तो दूसरी तरफ आपको ये भी मानना होगा कि वो किसी चीज से खौफजदा है। और हम सबको पता है क्यों खौफजदा है। इराक को उन्होंने पहले ही खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। ईरान से वो खौफजदा, नॉर्थ कोरिया से हैं। तो इसमें बहस। अच्छा, एक और चीज जो मैं यहाँ कहूँगा, ये मुझे नहीं पता कि कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, कि हमारी बदकिस्मती ये है कि अभी तक हम अपने आप को एक खास दायरे में मुस्लिम कंट्रीज कहते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना कि फ्रेंच, जर्मन, पॉलिश, चेकोस्लोवाकियन, बुल्गेरियन, रशियन कहते हैं क्रिश्चियन वर्ल्ड, नहीं कहते। दे आर मोर स्मार्ट, हालांकि सब क्रिश्चियंस हैं, सभी क्रिश्चियन है ना भाई। लेकिन ये जब आप ठप्पा लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं और हो रहे हैं। क्यों ये जो आज इस्लामोफोबिया और सारी चीजें उसी के हवाले से ना, कि हम खुद ही कह रहे हैं कि आप मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्री, तो ये भी एक प्रॉब्लम हमारा। लेकिन वो मेरा ख्याल ग्रेजुअली तालीम के साथ और मुआशी इस्तेकाम के साथ वाइप आउट कर जाएगा। जैसे टर्की से काफी हद तक वाइप आउट कर गया था, थोड़ा बहुत अभी भी है। सऊदी अरब भी आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए। लेकिन आप ये समझते कि मैं यहाँ पे आपकी बात से थोड़ा सा अपना एक देना चाहती हूँ कि इसको एक मतलब एक पोर्ट्रे भी किया गया है। मतलब जो मुस्लिम दुश्मन अनासिर है उन्होंने मुस्लिम उम्मा की जो आप समझते, देखिए एक्सट्रीमिज्म हर जगह पर है, ऐसा नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी बहुत एक्सट्रीमिज्म है, जूश में। अब ये हमारा टॉपिक ही चेंज हो जाएगा। तो मुस्लिम उम्मा को होना मतलब ये तो एक मुसल्लिम हकीकत है ना, जब से इस्लाम आया है दुनिया में एक हकीकत है ये। लेकिन पोर्ट्रे गलत किया गया है। जिस तरह हर चीज की अच्छाई बुराई होती है, हमारी जो बुराइयां हैं मुस्लिम कंट्रीज की, वो निकाल के पोर्ट्रे ज्यादा किया गया। इसलिए हो रही है कि देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, मलेशिया है हमसे ज्यादा कट्टर इस्लामी मुल्क है, आप यकीन चली जाएं, यहाँ से ज्यादा प्रैक्टिकल। ईरान तो है, सऊदी है, इसी तरह नाइजीरिया है, सूडान है, सोमालिया है, ये सब मुस्लिम कंट्रीज हैं। और मोर प्रैक्टिसिंग करना मैं बिल्कुल 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ। लेकिन जब आप लेकिन सबका कल्चर अलग है, जुबान अलग है। और मैं एक बात आपको बहुत माजरत के साथ कहूँ कि ये जो हम लोगों के जहन में खन्नास भरा हुआ है, पूरी जिंदगी में याद रखिए, अभी माशाल्लाह आप बहुत कम उम्र हैं, वक्त आएगा सिर्फ कल्चर डोमिनेट करता है, मजहब नहीं डोमिनेट करता, माने चाहे नहीं माने, एक अलग बहस है। तो इसीलिए और मैं इस पर मिसाल दूंगा तो ज़ाहिर प्रोग्राम से बाहर चला जाऊंगा। तो इसलिए जब आप कहते हैं, अच्छा और बता दें, हमारे यहाँ ये कहा भी गया है कि अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी, तो अजमी में तो मुसलमान भी है ना, तो क्यों कहा गया ये? इसीलिए कहा गया कि दैट इज मोर इन्फ्लुएंशियल देन योर रिलीजन। कलमा तो सब पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं। सर ये बहस है, हमारी बहस ये है जो आपने फरमाया वो ये कि पाकिस्तान इस वक्त जिस मुआशी बुहरान से गुजर रहा है, उसमें बजाय हम लोग दिनों और घंटों के प्रोग्राम की जगह कुछ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम करें, जिसमें अभी से जो एक्सपर्ट्स हैं, डिप्लोमैट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जो इकोनॉमिक फिलोसोफर्स हैं, उनको बैठा के पूछा जाए कि भाई ठीक तरह इससे फायदा उठाए। ठीक है हसन नवीद साहब, अब अगर ये जो इनका रजामंदी हुई है और बड़े अच्छे गुड जेस्चर में बात खत्म हुई है, अब ईरान हल्के पर सऊदी अरब पर हमले बंद करने के लिए क्या प्रेशर डालेगा? बिल्कुल आएगा। देखिए, तो बिल्कुल पहला ऑब्जेक्टिव सऊदी अरब का यही होगा, क्योंकि देखिए एक बहुत छोटा सा मुल्क था, कमजोर मुल्क था, फ्रेगमेंटेड था, इकोनॉमिकली डाउन था, लेकिन 7 साल हो गए आज तक सऊदी अरब को बावजूद यूजिंग बेस्ट वेपन्स, मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, अब तक कामयाबी नहीं हासिल हुई है। और जो एक और बड़ा अजीब फिनोमेना है कि जो सऊदीया के बॉर्डरिंग प्रोविंसेस हैं यमन के साथ, उनमें जो है शिया इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है, विच इज वेरी अलार्मिंग फॉर सऊदीज। तो जो पहली डिमांड होगी, और मेरे ख्याल में यही इस एग्रीमेंट का पहला टेस्ट होगा कि ईरान जो है वो हूसियों को समझा के किसी तरह टेबल पे लाए और एक कोई वर्किंग फार्मूला डेवलप किया जाए जिसमें
हुसीज और जो सऊदी फेवर्ड सेटअप है वो किसी तरह से आपस में काम करें। और इसके लिए चाइना की सबसे ज्यादा क्या डिप्लोमेटिक स्किल्स का सबसे बड़ा टेस्ट आएगा कि वो किस तरह इन दोनों को अकोमोडेट करता है और टेबल पे लाके ये कराता है। क्योंकि देखिए जरूरत है, मिलियंस ऑफ बच्चे जो हैं यमन में इस वक्त मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब के पास पैसा है, तो अगर फाइनेंशियल गारंटी सऊदी अरब की होगी फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यमन और चाइनीज गारंटी होगी नॉन इंटरफियरेंस बाय ईरान, और ईरान को भी इस खेल से अपना हाथ अलग कर लेना चाहिए। और एक अजीब सी बात है कि जनरल कासिम सुलेमानी जिनको इराक में मारा गया था, ईरानी ये कहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल थे ईरान सऊदी अरब के निगोशिएशन के। अच्छा। और उनको मारने के अमेरिका ने इस प्रोसेस को डिले किया है। क्योंकि देखिए ना, वो तो फ्रीक्वेंट विजिटर, तो अब इस खित्ते में यमन पे टेस्ट होगा इस एग्रीमेंट का। और अगर ये हो जाता है तो आप यकीन माने हमारे लिए इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। एक तो ये कि जो फ्यूल एनर्जी सिक्योरिटी जिसको आप कहते हैं, और उसके बाद अगर ज्यादा प्रेशर अमेरिका पे पड़ता है तो शायद हमें स्पेस मिल जाए ईरान से गैस लेने की। अदरवाइज हमारा दूसरा ऑप्शन होगा सेंट्रल एशिया से हमें ये करना पड़ेगा वाया अफगानिस्तान। और इतने बुरे हालात के बावजूद भी हम पिछले महीने हमने एक मीटिंग अरेंज की थी इस्लामाबाद में, हमसे मुराद पाकिस्तान काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन जिसके मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे हूँ। तो हमने सेंट्रल एशियन कंट्रीज अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक उस पर लाके बिठाया था कि आप ट्रांजिट ट्रेड तो शुरू करें। और हमने खाली नहीं किया था, इससे पहले हमने 30 कंटेनर वाया अफगानिस्तान भेजे जिसमें चीन की प्रोडक्ट्स भी थी, इंडियन प्रोडक्ट्स थी और हमारी प्रोडक्ट्स थी। तो वो 30 कंटेनर खैरियत से सेंट्रल एशिया पहुंच गए थे। कुछ रोड्स पे प्रॉब्लम है, तो हमें इस वक्त बैठ के उन इश्यूज पे बात करनी है और उन अपॉर्चुनिटीज को देखना है जहां हमें ज्यादा स्पेस मिले। ईरान के डेवलपमेंट हो, सऊदी अरब का डेवलपमेंट हो या हमारे रीजन का हो, हर जगह हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। और ये एग्रीमेंट हमारे लिए कम से कम बहुत खुशाइन है कि हमारे लोग भी ज्यादा जाएंगे डेवलपमेंट में, हमारे पास स्किल्स हैं और हमारे लिए हो सकता है हमारा फ्यूल और हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम वैल्यू पे हो जाए। ठीक है, तो ये जो हमारे ऊपर एक है ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा कब से डिले पर चल रहा है, यकीनन वही बात आ गई, उसमें अमेरिका का भी प्रेशर हमें नजर आया था। अभी इस ताल्लुकात सवार होने के बाद और पाकिस्तान के लिए जैसे कहने बहुत अच्छी एक खुशाइंद एक अपॉर्चुनिटी भी है, हमारी एनर्जी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए हमें कब किस वक्त इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है? देखिए, एक जितनी भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई है ना, उनमें जो स्टडी की गई है पाकिस्तान के एनर्जी इश्यूज के लिए, उस एनर्जी इश्यूज पे देखें आप रशिया से इंपोर्ट करने की कभी बात करते हैं, सेंट्रल एशिया से बात करते हैं, कतर से तो हम मंगवा ही रहे हैं, यूएई से और सऊदी अरब से। इसमें जो मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन है वो गैस पाइपलाइन थी, इजिएस्ट और जो लोएस्ट प्राइस पर जो आपको मिल सकता है। वो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, ईरान का कहना है कि कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, जैसे ही आप मतलब इम्पोर्ट का कहेंगे यहाँ से शुरू हो जाएगी। दूसरा, अदर देन गैस पाइपलाइन जो है, जो ओरिजिनल प्लान था, चाइना को भी पता है कि गवादर जो है, गवादर को जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो ईरान से है, वो भी एग्रीमेंट का हिस्सा था। ईरान में चीप है ना, इलेक्ट्रिसिटी बनाना आसान है उनके लिए, तो वो गवादर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो वहां से कन्वीनियंटली हो सकती है। लेकिन ये बात चाइना को भी पता है, एग्रीमेंट हो गया 100 मेगावाट का एग्रीमेंट भी हो चुका है और वो मुस्तकबिल में भी वो मजीद एक्सपेंड हो सकता है। तो वो चाइना को पता है, चाइना की कंसर्न से हुआ है। तो एनर्जी में सिर्फ ये नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी है, गैस पाइपलाइन है, ऑयल है, तीनों चीजों की मैं बात कर रहा हूँ। इनके जो मोस्ट फिजिबल ऑप्शन है वो ईरान के बनता है। अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान प्रॉब्लम रही है। हमने एग्रीमेंट भी कर लिया था, गैस पाइपलाइन भी पाकिस्तान की हद तक तो आ गई थी, बाद में उसका था कि अभी रुकावट क्या है? रुकावट ये हुई थी कि सबसे पहले इस पे 3 पार्टीज थी, पाकिस्तान, ईरान और इंडिया। ठीक है। इंडिया ने सबसे पहले इससे वॉकआउट किया, उसने जब देखा सैंक्शन लग रही है, इंडिया अलहदा हो गया। उसके बाद हमारा ये था कि सिर्फ गवादर तक या बलूचिस्तान तक नहीं आनी थी, वो नवाबशाह तक आनी थी ना, उसमें नवाबशाह तक का था, ताकि आगे भी फिर सप्लाई हो, सुई नॉर्दर्न और सुई साउदर्न में भी जाए, वहां से इंटरकनेक्टेड हो जाए। अच्छा। सैंक्शन के बाद हुकूमतें भी हमारे यहाँ चेंज होती रही, फिर
इतनी विल पावर, मैं समझता हूँ बेसिकली विल पावर की प्रॉब्लम थी। विल पावर किसी में नहीं थी कि उसको इम्प्लीमेंट कर पाते। तो अब जो हालात खित्ते के चेंज हो रहे हैं, सऊदी अरब को एतराज नहीं होगा ना अब इसके ऊपर, चाइना इसको सपोर्ट करेगा, ईरान से एग्रीमेंट है, तो हालात उस तरफ जा रहे हैं। और अगर हमारा एनर्जी का ये मसला सॉल्व होता है, देखिए हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की प्रॉब्लम है, उसमें जो हमारी इम्पोर्ट है उसमें 1/3 शेयर जो होता है ना, 1/3 वो ऑयल से रिलेटेड होता है। तो आपको IMF के पास जाने की अल्टीमेटली जरूरत खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं। मेरा ख्याल है हालात उसी तरफ कितनी जल्द, क्योंकि देखिए ना अभी तो वो कहते हैं ना लोहा गर्म है एक तरह से, मतलब हम बात करने के काबिल है इस वक्त, और ऑलमोस्ट हमारा 80% काम मुकम्मल हुआ है। तो हम कितनी जल्दी हुकूमत को और हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री, क्योंकि उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, तो उनको इसको इफेक्टिव कराना। देखिए जो एग्रीमेंट हुआ था वो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे आज पाकिस्तान के, उन्हीं की हुकूमत के दौर में गैस पाइपलाइन एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, तो मेरा ख्याल है वो इसको समझते होंगे, और मेरा ख्याल है कोई इसकी में शक की गुंजाइश नहीं है। अच्छी ख्वाहिशात रखनी चाहिए कि पॉलिसी मेकर जो हमारे हैं उनके जहन में ये बात बिल्कुल होगी कि हमें इन चीज़ों को मटेरियलाइज करना है। पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है, डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, बल्कि पाकिस्तान के इस टाइम मैं समझता हूँ इस टाइम तो सर्वाइवल की बात है। सर्वाइवल जो है इन चीज़ों तो रूस के साथ जो हमारे तेल के खरीदने के मामला है वो भी उसमें बड़ा हाई रेट हुआ, फिर वो रुक गया। उसमें 2-3 इफ एंड देन है। ईरान का रूस का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ये गैस पाइपलाइन ऑलरेडी बिछी हुई है, हमारे जो रिफाइनरीज हैं वो ईरानी तेल को रिफाइन कर सकती हैं। रशियन ऑयल जो आएगा उसके लिए रिफाइनरीज में मॉडिफिकेशन चाहिए, वो हो सकती है मॉडिफिकेशन, लेकिन वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये इमीडिएटली नहीं हो सकती कि आज रशियन गैस आज आप मंगा लेंगे और अगले महीने उसकी रिफाइनिंग शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें रिफाइनरीज आपको चेंज करनी होगी। ठीक है, अच्छा ये जो IMF के साथ हमारे अभी डायलॉग हमने पहले भी बात की थी, अभी स्टाफ लेवल, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो मीटिंग होनी है, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की भी बात की IMF ने। दूसरा ये कि जो फाइनेंसिंग गैप है उस पर भी पाकिस्तान पे है प्रेशर कि उसको पूरा करे, उस पर आप हमारी भी बात भी हुई थी। गैप का तो उन्होंने सऊदी अरब जो है वो गारंटी दे देंगे, वो कोई मसला नहीं हुआ, तो हमारे लिए कितना हेल्पफुल रहेगा। इंटरेस्ट रेट का एक मसला है कि पहले से हमारा एक एग्रीमेंट है कि ओपन रखा जाए इसको, और जो मॉनेटरी पॉलिसी का रेट होता है वो टी बिल्स का जो ओपन मार्केट रेट होता है उससे कम नहीं होना चाहिए। उसका फार्मूला दिया हुआ है कि उसमें 1.5% से ज्यादा होना चाहिए। तो टी बिल का रेट इस वक्त बहुत ज्यादा हुआ है, वो इंडिकेट करता है कि शायद अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल उसका इंडिकेशन ये है कि फ्यूचर में ये 2% मजीद बढ़ सकता है उस अगर टी बिल रेट को देखा जाए। टी बिल रेट के ज्यादा होने की वजह थी कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा लोन लिए हैं पब्लिक से। ठीक है, जब गवर्नमेंट बारो करती है ना पब्लिक से, तो टी बिल के रेट ज्यादा हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाते हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। हाँ। वो उसी वक्त नीचे आएंगे जब गवर्नमेंट की बोरोइंग कम हो जाएगी। जब तक बैंक गवर्नमेंट को लोन देते रहेंगे, टी बिल रेट भी ज्यादा रहेगा, मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट भी आपको ज्यादा रखना पड़ेगा, और बैंकों में वो पैसा जो आवाम का पैसा होता है जिसको इन्वेस्ट होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन में यूज होना चाहिए, वो आपके फिस्कल डेफिसिट में यूज होता रहेगा। ठीक, उसके मल्टीपल उसके नुकसान होते हैं। ठीक है, तो वाजपेयी साहब अभी बात वही हो रही थी कि ईरान के साथ हमारे गैस पाइपलाइन मुआहदा और रूस के साथ हम तेल खरीदने वाली बात कर रहे थे, तो अभी भी क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्रेशर है कि वो अपने माशी मुफादात के लिए मतलब बहुत ही ओपनली और खुद मुख्तार होकर जो है वो काम नहीं कर पा रहा है? लगता तो ऐसा ही है अगर सच कहा जाए। देखिए अभी शायद एक हफ्ते पहले ही की खबर है कि ईरान ने क्लेम कर लिया था कि भाई हरजाना दे दो हमें वापस, क्योंकि तुमने काम रोक दिया है, और उन्होंने ये भी उसमें कहा कि मैंने अपना काम कर दिया है बॉर्डर तक, अब तुम्हारा काम, और तुम नहीं कर रहे, तो उन्होंने सर्टेन अमाउंट शायद 2 बिलियन या 3 बिलियन जब वो है तो हमें पैसे, तो ये इस बात की अलामत है कि हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई। तो टापी का था जिससे तुर्कमेनिस्तान भी था, ईरान भी था, अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, उससे भी हम रुके। क्या वजह है ये तो खैर सरकार जानती होगी या बड़े लोग जानते होंगे, लेकिन जितना क्विक कर लेंगे हम, और हो सकता है गॉड फॉरबिड कि शायद ईरान पे वेस्ट के सैंक्शन की वजह से हम डरे हुए थे, और हो कि मेरा ख्याल 99% चांस यही है कि हम इसमें कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे, डर से कि वो खफा न हो जाए। तो अब अगर ईरान से ताल्लुकात सऊदी के अच्छे, देखिए सऊदी का मतलब है वहां से फिर आगे चला जाता है, वाशिंगटन तक जाता है ना मामला, तो इसलिए बहुत मुमकिन है
کہ अच्छा फिर हिंदुस्तान का रवैया आपसे बदल जाता है, क्योंकि ईरान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो बहुत मुमकिन है कि शायद अब ये जो रुकावट है पाइपलाइन की ये बन जाए। और जो दूसरी बात आपने फरमाया कि वो रशा ऑयल, वो भी मैं आपको बताऊं, शायद उसके लिए मुझे सही नहीं पता, लेकिन शायद अखबार में मैंने देखा अखबारात में कि पाकिस्तान में जो नई रिफाइनरी की प्लानिंग है वो असल में सॉफ्ट क्रूड ऑयल और हार्ड, कुछ इस तरह की टर्मोलॉजी जो मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं उससे, वो ये है कि हमारे यहाँ सॉफ्ट क्रूड ऑयल जो है ये रिफाइन कर लेते हैं बहुत आसानी से, वो भी तकरीबन पिछले दिनों 33% प्रोडक्शन बढ़ गई है हमारी, जो विच इज वेरी गुड। हार्ड वाले में हम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम रूल, उसके लिए भी इस गवर्नमेंट ने, मेरा अपना ख्याल है कि शायद पिछले ही महीने की बात है कि तय पाया है कि रिफाइनरी नहीं, बल्कि रिफाइनरी पे पूरी एक मीटिंग भी हुई है, सारी चीजें, कि रिफाइनरी अगर वो होने लगेगा तो आप यकीन करें, ये यानी हमें अल्लाह तवक्कल सोचना चाहिए ऐसा ही कि अगर ये जितने हर्डल्स एक साथ है, यानी स्पीड ब्रेकर्स हर गली में, ये जब हटेंगे तो आपको शाहरा बहुत साफ सुथरी मिल जाएगी। मेरा ठीक है। तो हसन नबी साहब, आप भी समझते हैं कि ये इस वक्त जो है हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री है और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको जो कहीं से कोई अगर प्रेशर है इंटरनेशनल, तो उसको बालाए ताक रखकर अपने मुल्की मुफाद में, जैसे कि हम सब डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारी सर्वाइवल चल रही है इस वक्त, खास तौर पे हमें इंपोर्ट बिल के मद में पैसे देने पड़े जो कि हम ऑयल खरीदते हैं, दूसरा हमारी एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा इस वक्त है, तो इन सब चीजों को एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए और हमें अपना केस बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करना चाहिए। और मैं लास्ट मंथ गया था फॉरेन ऑफिस, और हमारा जो एक ग्रुप है फॉर्मर एम्बेसडर्स का, हम लोग रेगुलरली मीट करते हैं और उनको ये सब आइडियाज देते हैं कि ये वक्त बहुत अच्छा है, हमें अपना केस प्रेजेंट करना चाहिए कि जनाब हमारे पास गैस का क्राइसिस है, हमारे पास एनर्जी का क्राइसिस है, तो स्पेशल डिस्पेंसेशन दी जाए। जैसे चाबहार पे इंडिया ने जब $100 मिलियन इन्वेस्ट किया था, तो ईरान का सैंक्शन किधर था? लेकिन आप अपना केस प्रेजेंट करें, तो अब मेरा वक्त आ गया कि हमें अपनी डिप्लोमेसी में और अपनी पॉलिटिकल विल में कोई ज्यादा स्ट्रेंथ शो करनी पड़ेगी और अपना केस स्ट्रांगली प्रेजेंट करके। हमारे वजीर खारजा तो तवातुर के साथ तो दौरे कर रहे हैं, डिप्लोमेसी और सफारती चैनल भी चला रहे हैं, उसका कुछ असर? हमारा जो दूसरा बड़ा मसला है, जो पहले साहब ने भी अर्ज किया, कि हमारा जो नैरेटिव है ना, वो एक तो नेशनल नैरेटिव बिल्ड नहीं होता, हर पार्टी का एक अलग है। इसीलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अब बातें कर रहे हैं कि अब हमें एक अपना इकोनॉमिक एजेंडा होना चाहिए जिसपे सारी पार्टीज एक हों, और उसी तरह से हमें अपना एनर्जी का एजेंडा जो है उसको बहुत स्ट्रांगली बिल्ड करके वेस्ट के सामने पेश करना चाहिए कि जनाब बाकी सैंक्शंस ठीक हैं, लेकिन अब हमारे सर्वाइवल का मसला है ऑयल और गैस के बगैर, तो आप प्लीज हमें ये गैस पाइपलाइन ईरान से कनेक्ट करने दें या सेंट्रल एशिया से लाने दें, लेकिन हमें गैस चाहिए। आबादी बढ़ती चली जा रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुका हुआ है, लाइफ की जो क्वालिटी है वो बहुत लो हो गई है, इसलिए कि आपकी एनर्जी जो है वो रिलायबल नहीं है। आपको एनर्जी ज्यादा से ज्यादा चाहिए, आपको सोलर से आए, गैस से आए, जहां से भी आए, तो आपको एक बहुत स्ट्रांग वो अपना केस बना के, और जिसमें क्या है कि जो उनको इस तरह शो करना है कि अगर आप नहीं भी माने तो हम करेंगे। जस्ट लाइक इंडिया, देखिए इंडिया ने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम इंपोर्ट किया, अमेरिका ने क्यों नहीं पाबंदी लगाई? इसलिए कि इंडिया ने उनको साफ बता दिया कि आप जो भी करेंगे हम इसको फॉलो करें, जबकि टर्की पे उसके बाद पाबंदी है और F-16 और F-35 उनको नहीं मिल रहे हैं। तो जब आप अपना स्ट्रांग केस, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि ग्लोबल, जो मैंने पहले भी बोला था, सिक्योरिटी इशू को हमें बिल्कुल इस वक्त नजर में रखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो यकीनन जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो उनको यकीनन एक आंख नहीं भाएगी, इंटरनेशनल इंसर्जेंसीज भी आएगी। जिस तरह हम गवादर में बात करते हैं कि आप इनका चाबहार पोर्ट है, यकीनन कोई ना कोई रेजिस्टेंस आएगी, उसके लिए भी हुकूमत को। देखिए इस एग्रीमेंट की एक और बहुत जो अच्छी बात है जो हमने नहीं की थी और मैं तो अवॉइड कर रहा था कि जो प्रॉक्सी वॉर है सऊदी अरब और ईरान की, वो हमारे यहाँ भी रिफ्लेक्ट होती है, और इस मुआहदे के बाद वो खत्म हो जाएगी। तो हमारे लिए जो सबसे अच्छी बात है इस मुआहदे में, एंड में मैं कहना चाहूंगा कि वो है बुनियादी तौर पे कि इनकी जो प्रॉक्सी वॉर खत्म होने के बाद हमारे यहाँ इंसर्जेंसी खासतौर पर रिलीजियस रिलेटेड जो है उनका लेवल नीचे हो जाए। बिल्कुल ठीक है। चलें, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी डिस्कशन रही। नाज़रीन, ग्लोबल सिस्टम में कोई भी मुल्क जो है वो अगर हम बात करें तो मुस्तकिल दोस्त नहीं होता, क्योंकि सबके अपने अपने मुआशी और इक्तिसादी मुफादात होते हैं, उसी की वजह से ना वो दायमी हरीफ होता है। अब जरूरत इस बात की है कि मुश्तरका मकासद के उसूल के लिए
पाकिस्तान को अपनी जो डायरेक्शन है उसको सही करने की जरूरत है। पाकिस्तान इस वक्त सर्वाइवल मोड पर चल रहा है, लाजमी सी बात है हमारे जहां जहां मईशत के हवाले से हमें फायदा पहुंचेगा पाकिस्तान को उसकी तरफ पहला कदम बढ़ाना चाहिए। और साथ साथ ये जो डेवलपमेंट हुई है सऊदी अरब और ईरान के हवाले से, जैसे मैंने पहले कहा कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट था जो स्पिल